Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of May 2023. 1 मई है, Labor Day है. First of all, I'm telling you that I am really very sorry for not making the videos for all these days. वही वाली बात थी कि आई वॉज ऑल्सो वेरी डीमोटिवेटेड आफ्टर सीइंग दैट द कंटेंट इज़ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड. We are putting so much hard work in that, but ultimately I realize that even if one or two or three people are dependent upon us, then it's our duty to fulfill that, and I will be very much in sync now, and I will be making the analysis every day. Don't worry about that. I posted the news of 28 and 29 on the website yesterday. 5 दिन का और जो पीछे बैकलॉग था वो मेरा बना हुआ है न्यूज़ एनालिसिस. ऑलरेडी आई हैव मेड द कंटेंट. आई विल बी मेकिंग द वीडियो एज वेल. ठीक है ना. तो आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द वीडियोज़ फॉर ऑल दीज 8-9 days, and I hope you people can forgive me and be with us, be with the analysis. जो भी मैं आपको बेस्ट दे सकता हूँ, I will try to give it that to you. Either you are giving in 2023 or in 2024, I will be there with you. So let's start with the analysis now and start with the questions. सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा. You can read which of the following committees does not have members from the राज्य सभा. इनमें से कौन सी कमिटीज़ में मेंबर्स नहीं होते हैं राज्यसभा से. ऑप्शंस आर ए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सी एस्टिमेट्स कमिटी, या डी कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है. लेट मी टेल यू द आंसर नाउ. आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपसे बनता है तो. नहीं बनता मैं आपको बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज एस्टिमेट्स कमिटी. एस्टिमेट्स कमिटी में 30 मेंबर होते हैं एंड ऑल आर फ्रॉम द लोकसभा. देयर इज नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा इन दिस. सेकेंड क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर. कौन सी डेट के बाद की सिटीजनशिप को डील करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी. 26 जनवरी 1950 के बाद की सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पीकर. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा लीव्स द ऑफिस सून आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. यानी कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद स्पीकर अपनी पोस्ट छोड़ देता है. सेकेंड है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी वर्क डायरेक्टली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्पीकर. कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड ओनली. दूसरा ही सही है, पहला गलत है. अच्छा, स्पीकर एक्चुअली तब तक पोस्ट अपनी होल्ड करता है जब तक नए स्पीकर का चुनाव ना हो जाए ना. तो कोशिश करता है कि टिल द न्यू असेंबलीज ऑन इन प्लेस द स्पीकर रिमेन्स. तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सेकंड है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एक रूल्स कमेटी, इसके अलावा एक जनरल पर्पस कमेटी भी होती है. तो जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी, इन तीनों को कौन हेड करता है? स्पीकर ही हेड करता है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अब कल जो था वो मन की बात का 100th एपिसोड था. आप सबने देखा होगा, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इसको प्ले किया गया था. उसी में एक न्यूज़ थी कि कुछ पीवीटीजीज़ के साथ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ पीवीटीजीज़ के साथ भी इसको सुना गया. तो पहले तो हम पीवीटीजीज़ के बारे में जान लें. पीवीटीजी यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन जो और ज़्यादा वल्नरेबल, विच इज़ वेरी मच वल्नरेबल. तो जब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर दोज ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कमी है या बहुत ज़्यादा वो प्रिमिटिव तरीके से आज भी रह रहे हैं. ठीक है ना. तो स्टार्टिंग अगर हम देखें पीवीटीजीज़ की, तो 1973 में एक धेबार कमीशन था. देयर वाज अ धेबार कमीशन. इट क्रिएटेड द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. उसने पीटीजी बनाया था. याद रखेगा, 1973 में धेबार कमीशन था जिसने पीटीजी यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया था, विच वाज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ द लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स. जो लेस डेवलप्ड थे ट्राइबल ग्रुप्स में, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा. उसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला गया, पीटीजी, अंडर द धेबार कमीशन. फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रीनेम कर दिया और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से उसको लिख लिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है ना. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रख दिया. एंड
अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो पीवीटीजीज हैं उसको बनाया गया था तो 1993 में 23 और जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में 52 थे, फिर 23 और जोड़ दिए गए 1993 में। तो टोटल पीवीटीजीज की संख्या लगभग 75 पीवीटीजीज आ रहे हैं ना। तो टोटल जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं कितने हैं, 75 हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इस नंबर के ऊपर भी पूछा, तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर, पीवीटीजीज आर देयर, ठीक है ना। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीवीटीजीज के, जैसे कि ये ज़्यादातर होमोजीनियस होते हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशन में एक होमोजिनिटी आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल पॉपुलेशन रहती है इन ग्रुप्स की, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन रहती हैं। एंड दे आर रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड ग्रुप्स, ये फिजिकली आइसोलेटेड रहते हैं अमूमन। एंड एब्सेंस ऑफ अ रिटन लैंग्वेज, देयर इज नो रिटन लैंग्वेज इन देयर केस। एंड रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड अ स्लो रेट ऑफ चेंज, वेरी स्लो रेट ऑफ चेंज इज देयर। हाईएस्ट नंबर जो है पीवीटीज का वो उड़ीसा में है ना। अब अंडमान एंड निकोबार की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अंडमान एंड निकोबार में 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि पीवीटीजीज हैं। पहला है ग्रेट अंडमानीज, देन सेकंड इज जरावाज, थर्ड इज ओंजेज, देन सेंटिनलीज एंड देन लास्ट इज शोमपेन। इट इज शोमपेन, शॉर्नपेंस लिख दिया लेकिन इट इज शोम, SHOM, शोमपेंस, ठीक है ना। तो ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंजेज, सेंटिनलीज एंड शोमपेंस, दीज आर द 5 पीवीटीजीज फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सिप्री की एक और रिपोर्ट आई थी रिसेंटली। एंड याद रखिएगा सिप्री क्या है, इट इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड थिंक टैंक दैट स्पेशलाइजेज इन रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी इशूज़। ये रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं सिक्योरिटी इशूज़ का, वेपन का, इन सब का, इस सब के रिगार्डिंग करता है। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1966 में किया गया था, 1966। मतलब आई थिंक आसियान का भी यही आसपास है, आसियान भी इसी समय लगभग बना था 66-67 में। तो सिप्री और आसियान का याद रख सकते हैं हम, 1966 है ना। एंड इट कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पीस, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी। एंड द इंस्टीट्यूट पब्लिशेस वेरियस रिपोर्ट्स एंड डेटाबेसेस, जिसमें कि मतलब सिप्री की ईयर बुक भी आती है, वेपनरी के ऊपर भी आती है, सब सारी चीज़ें हैं। एंड रिसेंटली इसने बताया रिपोर्ट में कि देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन डिफेंस स्पेंडिंग। जो डिफेंस स्पेंडिंग उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो अगर 2012 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3.7% का जंप देखने को मिला है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग 2012 के कंपैरिजन में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो ये सिप्री की रिपोर्ट बताएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे DGCA इशूज़ नोटिस टू CEO सेफ्टी चीफ ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया में बहुत सारी सिक्योरिटी लैप्सेस होने, इस कारण से DGCA ने नोटिस इशू किया है। हालांकि DGCA के बारे में अगर आपको बताऊँ तो बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसको कहा जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, टू रेगुलेट द सिविल एविएशन इन इंडिया। भारत में सिविल एविएशन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 आया था, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं हालांकि। तो इस बिल के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत ये 3 बॉडीज बनाई गई थी। देयर वर 3 रेगुलेटरी बॉडीज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, उन्हीं से एक थी DGCA। अच्छा, DGCA का फंक्शन क्या है? इट इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, इट मेंटेन्स ऑल रेगुलेशंस रिलेटेड टू एविएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस एक्सेट्रा। तो लाइसेंस इशू करने से लेकर नोटिस देने तक एविएशन रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं एंड एविएशन एक्सीडेंट इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेट करना, ये सब DGCA का काम है। अच्छा, इस बिल के अंतर्गत और क्या क्या हुआ था तो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 बॉडीज़ बनाई गई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, इसके अलावा BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी बनाया गया था, इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। तो 3 याद रखिएगा, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है, देन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड है, एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो कि AAIB है, ठीक है ना। एंड ईच ऑफ दीज बॉडीज विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। इन तीनों बॉडीज के लिए एक डायरेक्टर जनरल होगा हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो पावर्स लगभग सेंटर के हाथ में ही थी। DGCA
DGCA का काम है सेफ्टी ओवरसाइट रेगुलेटरी फंक्शंस का काम करना। BCAS जो है उसका काम है सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिलेटेड जो ओवरसाइट है उन कामों को करना। और AAIB का काम है इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंसिडेंट, मतलब ये AAIB का काम था, ठीक है ना। तो आप आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज, आपको तीनों समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा स्लिप्स एज इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्स अमिड वरीज ओवर लॉ रिजर्विंग जॉब्स फॉर लोकल्स। तो अब हरियाणा में एक लॉ लाया गया था रिसेंटली, आप सबको पता है कि वहाँ पे काफ़ी चल रहा है, बीच में भी चल रहा था कि वहाँ के लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जब लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व रहेगा तो इसलिए बाहर की कंपनीज जो है इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराएंगी। इसी कारण से देखा गया है कि जो मतलब ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट है हरियाणा में वो ड्रॉप होता जा रहा था। हरियाणा में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, जब हरियाणा का नाम आया तो मैंने सोचा कि हरियाणा से थोड़ा रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स रिलेटेड हैं, या याद रखिएगा एक भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2 साइट्स को किया था रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक तो है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और फैक्ट्स रिगार्डिंग हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनको बता दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी है, कलेसर नेशनल पार्क है, देन भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है, खपरवास वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छिलछिला या सेऊठी फॉरेस्ट रिजर्व है, ये वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है, सरस्वती या सेंसार फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबू बशर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन खोल ही रायतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शीकगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी यहाँ पे, बीर बाराबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन मांगरबानी फॉरेस्ट है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पर, फिसेंट ब्रीडिंग सेंटर है मोरनी में पंचकुला में, डियर पार्क है हिसार में। स्टेट एनिमल अगर हरियाणा की बात करें तो ये स्टेट एनिमल इसका ब्लैक बक है, तो याद रखिएगा दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट। तो आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके साथ डिस्कस की जाए एटलीस्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं लाइव्स ऑफ 6000 विलेजेस सेट टू चेंज फॉर बेटर इन उड़ीसा। तो अब किस तरीके से 6000 विलेजर्स की लाइफ चेंज होगी उड़ीसा में बेटर के लिए, तो हम पहले बता दूं आपको कि इसमें 38 गांव थे। याद रखिएगा ये आपके लिए ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 गांव थे उड़ीसा में ऐसे जो कि अनसर्वेड विलेजेस थे। देयर वर 38 विलेजेस इन उड़ीसा विच वर अनसर्वेड विलेजेस। अनसर्वेड विलेजेस मतलब कि दे फॉल अंडर द फॉरेस्ट विलेजेस कैटेगरी। फॉरेस्ट ये रेवेन्यू विलेज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये अनसर्वेड विलेज होते हैं, इनको सर्वे नहीं किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, अब सर्वे नहीं होगा, अनसर्वेड विलेज रहेंगे और अगर उसके अंतर्गत आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये यहाँ पे जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आंगनवाड़ी हो गया या आपको स्कूल बनाना, ये सब आप नहीं कर पाते ऐसे कामों में, ऐसे गाँवों में। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको छोटे छोटे काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि ये विलेजेस इनहेबिटेड बाय पीपल थे, लोग यहाँ पे रह रहे थे, देन ऑल्सो देवर जीरो विलेजेस, इनको जीरो विलेजेस के रूप में आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तो दीज 38 अनसर्वेड विलेजेस हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेजेस आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उड़ीसा। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ उड़ीसा हैज़ अप्रूव्ड द कन्वर्जन ऑफ दीज 38 अनसर्वेड विलेजेस इनटू द रेवेन्यू विलेजेस। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासिफिकेशन पता नहीं चाहिए कि अनसर्वेड विलेज होता है, फॉरेस्ट विलेज होता है, रेवेन्यू विलेज होता है। रेवेन्यू विलेज में आप प्रॉपर रेवेन्यू होता है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। देन उसके बाद उसमें आपका जो स्कीम्स हैं, आंगनवाड़ी हो गई, ऑल वेदर रोड्स जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, तो ये सब वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है, इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्टिंग ऑल फॉरेस्ट अनसर्वेड विलेजेस और हैबिटेशंस ऑन फॉरेस्ट लैंड इनटू रेवेन्यू विलेजेस। तो FRA 2006 अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग अ फॉरेस्ट और अनसर्वेड विलेज इनटू अ हैबिटेशन और इनटू अ फॉरेस्ट इनटू अ रेवेन्यू विलेज, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लेट्स ब्रिंग इनटू फोकस
शिला भट्टारिका एंड हर पोइट्री। तो यहाँ पे कुछ कॉपर प्लेट्स हैं जो कि मिली है, एंड ये कॉपर प्लेट्स जो है ये बताती हैं किस तरीके से वहाँ पे शिला भट्टारिका नाम की रूलर थी। शिला भट्टारिका वॉज अ फीमेल रूलर, और ये महाराष्ट्र वाले रीजन में मिला है आपका, याद रखिएगा महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको मिला है, पुणे जिसको बोलते हैं, पुणे और महाराष्ट्र के रीजन में। रिसर्चर्स हैव फाउंड द कॉपर प्लेट्स विच हैड पोइट्री रिलेटेड टू शिला भट्टारिका, ठीक है ना। एंड बादामी चालुक्यन रूलर्स जो थे उनकी वाराह सील भी देखने को मिली है, वाराह सील ऑफ द बादामी चालुक्यन रूलर्स। शिला भट्टारिका वॉज ऑल्सो अ चालुक्यन, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, संस्कृत पोइटेस थी उस समय की। एंड शिला भट्टारिका वॉज द डॉटर ऑफ वेरी फेमस चालुक्यन एम्परर पुलकेशिन II ऑफ बादामी। पुलकेशिन II बादामी, बादामी तो अभी रिसेंटली मॉडर्न डे केरल कर्नाटका में आता है, बादामी याद रखिएगा, बादामी इज इन मॉडर्न डे कर्नाटका, बट शी वॉज द डॉटर ऑफ चालुक्यन एम्परर पुलकेशिन II। पुलकेशिन II का नाम अगर आप देखें क्यों फेमस है, पुलकेशिन II वॉज द रूलर हु डिफीटेड द हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज इन द बैटल नियर द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन 618 सी। तो हर्षवर्धन को डिफीट करने का जो टाइटल है वो पुलकेशिन II को जाता है, और पुलकेशिन II की ही बेटी थी शिला भट्टारिका वॉज द डॉटर हु स्टूड आउट एज अ पोएटेस इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के समय मतलब जो कि मेल डोमिनेटेड था उसमें शिला भट्टारिका वाज अ वेरी फेमस नेम ऑफ द पोएटेस, ठीक है ना। एंड एक बहुत पोइट क्रिटिक हैं राजशेखरा, 9th-10th सेंचुरी के आसपास के थे। ही ऑल्सो हैज़ प्रेज्ड द शिला भट्टारिका फॉर हर एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल कंपोजिशन। इसके अलावा मराठी पोइटेस हैं शांता शेल्के, शी हैज़ ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम शिला भट्टारिकाज वर्सेस, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है नाम, आप इनको याद रख सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे मूव करेंगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर एडिटोरियल पार्ट में पहला एडिटोरियल है इंडिया इट्स SDG प्लेज गोल्स एंड स्ट्रेटजी टू अप्लाई। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि एक तो इंडिया की सक्सेस से ही SDG की वर्ल्ड सक्सेस देखी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज SDG में फेल हो गई तो ओवरऑल SDG फेल हो गया, क्योंकि सबसे अधिक पॉपुलेशन तो यहीं रिसाइड कर रही है। तो ये सबसे पहला कंसर्न है ऑथर का। अब ऑथर ने कहा कि इंडिया की जो प्रोग्रेस रही है SDGs में, 2015 में SDG 15 से 30 के टाइम पीरियड के लिए आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 17 SDG गोल्स हैं और 231 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे टारगेट्स भी हैं, है ना। तो 33 आई थिंक टारगेट्स भी हैं। अब ये 2030 तक पूरे करने हैं। अब ऑथर का कहना है कि इंडिया की जो प्रोग्रेस रही है, तो 33 जो टारगेट्स हैं SDG टारगेट्स हैं, उनमें से 14 में तो इंडिया ऑन टारगेट है। ये 14 में से इंडिया ऑन टारगेट है। 14 कौन से हैं? ये नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, फुल वैक्सीनेशन, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, है ना। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 5 years अ लॉट, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ये आप कह सकते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में ये सेम नहीं है, ये सक्सेस कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, लेकिन 14 टारगेट्स ऐसे हैं जिसमें हम ऑन टारगेट हैं फिर भी, ठीक है ना। अब 14 में अगर टारगेट में है, टोटल 33 है, तो कंसर्न वाले कितने हो गए? कंसर्न वाले हो गए 19 टारगेट्स, है ना। तो ये 19 ऐसे हैं जहाँ पे SDG इंडिकेटर्स जिसमें हमने अच्छा काम नहीं किया, वी आर ऑफ टारगेट कहना चाहिए, ऑफ टारगेट इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। ठीक है, जैसे इम्प्रूव्ड वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा एडोलसेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हो गया, या फिर आप चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हो गया, मतलब चाइल्ड मैरिज 18 साल कम में शादी होने वाली बात। देन इसके अलावा आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का एक्सपेंशन तो बढ़ा है, लेकिन वुमेन अभी भी 56% वुमेन आर ओनिंग अ मोबाइल फ़ोन, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर वेयर वी आर ऑफ टारगेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि देखो हमको कोविड की अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि कोविड में हमने बिल्कुल सही तरीके से काम किया था। तो सबसे पहला जो है कोविड की, जैसा हमको क्या करना चाहिए कि हमको सस्टेन्ड पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, जिसको एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का सपोर्ट हो। एक तो सस्टेन्ड पॉलिटिकल लीडरशिप हो और रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसको सपोर्ट कर रहा हो। दूसरा है जो है इंडिया का, वो है कि हमको जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा हमको किया था कोविड के दौरान। हमने जैसे कोविन प्लेटफॉर्म बना लिया था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी यूज़ किया था,
एंड वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तीसरा उन्होंने कहा है कि हमको जो है टाइमलीनेस के साथ एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे प्रोग्राम। तब हम तब जब तक एक टाइम फ्रेम, एक डिजिटल प्लान नहीं बनाते हैं, तब तक हम इसको सक्सेसफुली नहीं अडॉप्ट कर सकते एसडीजीज को। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो आर्टिकल है वो है, आज 1 मई का दिन है, आज लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ऑथर का उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया। ऑथर ने कहा है कि कोविड-19 क्राइसिस के बाद अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, फूड एंड फ्यूल सप्लाई की क्राइसिस हुई, शॉक्स हुए। तो द वर्ल्ड बैडली नीड्स टू डू अ लॉट फॉर द लेबर कैटेगरी, है ना। ऑब्वियसली बात है, इन सब दौरान में लेबर का जो वेज है वो बहुत ज़्यादा गिरा है, पॉवर्टी इज़ राइजिंग, इनइक्वालिटी इज़ राइजिंग, एंड वी हैव टू फाइट देम ऑल। एंड अगर आप आईएलओ का चार्टर पढ़ें, अगर आप मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब आईएलओ का चार्टर था, उसमें फिलाडेल्फिया में डिक्लेरेशन साइन किया गया था 1944 के दौरान, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि वी हैव टू फोकस ऑन इनइक्वालिटी, वी हैव टू फोकस ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, वी हैव टू फोकस ऑन सोशल प्रोटेक्शन। दीज आर द एफिशिएंट वेज इन विच वी कैन हेल्प, एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। दीज आर ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। अगर आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 अगर आप देखें तो वो डिसेंट वर्क फॉर ऑल है। तो कुल मिलाकर के लेबर के लिए बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन हाँ अगर वर्ल्ड को नहीं दे पाएंगे, मतलब इस तरह से प्रोएक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, तो दीज थ्योरेटिकल थिंग्स विल बी इन वेन, ठीक है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एंड सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करे एम्प्लॉयमेंट को। हमको प्रिएक्टिवली जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको टैकल करना पड़ेगा। वी हैव टू ऑफर जॉब्स, स्किल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन सपोर्ट नेसेसरी फॉर द वर्कर्स, है ना। और उनके अंदर जो डिवाइड आ गया है, तो रूरल अर्बन डिवाइड, या डिजिटल लिटरेसी डिवाइड, या फिनेंशियल टेक्नोलॉजी डिवाइड, वो हमको दूर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तब जाकर के हम उनको सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड सोशल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रोवाइडेड टू द लेबर क्लास। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ तो है स्ट्रे डॉग्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। बस इसमें सिंपल सी बात ये कही है कि जब तक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा, स्ट्रे डॉग्स के नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स इसी पे फीड करते हैं, इसीलिए इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट में। याद रखेगा, यहाँ एक रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है ये रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्रोजेक्ट। और ये महाराष्ट्र में ऑब्वियस सी बात है। उसी के अंदर एक बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा है, बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए आप इसको ट्रांसफ़र करें एरिड जोन्स में, जैसे कि मराठवाड़ा हो गया, विदर्भा हो गया, वहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र करें। सिंपल सी बात ये है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब यहाँ पे जो भी न्यूज़ आइटम है, यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं है जो आपको मैं बताऊँ या आप डिस्कस करें आपके साथ, जो कि आपके लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे अपन एंड कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उड़ीसा का मैं आज आपको न्यूज़ बता रहा था, उड़ीसा के रिगार्डिंग भी एक चीज़ बता दूँ। तो ये उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम देख लो। भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, चंडका दम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, गहिरमाथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खलसौनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा, लाखरी वैली, नंदन कानन, सतकोशिया गॉर्ज एंड सुनबेड़ा. तो all these are the wildlife sanctuaries of Odisha. I hope you got clarity. That is it. Thank you and have a nice day.